क्वेश्चन तो कंपलसरी है। 9 नंबर से कम तो क्या आएगा? 9 मार्क्स तो जेन्युइन मार्क्स है, 9 नंबर का तो आ ही जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हर बार आने के पूरे पूरे चांस देखे गए हैं, हर बार पैनल में देखेंगे ना, एक क्वेश्चन फॉर्मुलेशन से जरूर आता। ट्रांसपोर्टेशन और एलपी के बहुत ही समय बाद एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। अच्छा, सिमुलेशन में सिमुलेशन 2 चीजों से मिलके बनता है। ये बात तो कंफर्म है कि ये अनसर्टेन डिसीजन के लिए बनाया गया, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि किसी भी फॉर्मूले के बिना लगाया जाता है। कोई फॉर्मूला नहीं है और को लगाने के लिए 2 चीजें अप्लाई की जाती हैं। पहला कि प्रोबेबिलिटी सिस्टम का यूज किया जाता है कुछ आंकड़े उठाने के बाद, और जो आंकड़े हम उठाएंगे कुछ पिछले रिकॉर्ड से, उन आंकड़ों को हम बोलते हैं रैंडम नंबर। और खास बात तो यही है कि अगर खाली प्रोबेबिलिटी से डिसीजन होने लगते तो हम जो चैप्टर पढ़ के आए हैं डिसीजन ट्री का, वो चैप्टर ही हमारे लिए काफी होता है, क्योंकि उसमें हम खाली प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही डिसीजन को पूरा करते हैं। वहां हम अपना सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो खाली डिसीजन ट्री यानी खाली प्रोबेबिलिटी के बेस पर निकालते हैं। बट सिमुलेशन डिसीजन ट्री से ज्यादा आगे इसलिए है क्योंकि ये कुछ रिकॉर्ड्स भी इसमें मिक्स करता है। जो कुछ हुआ है, मतलब कि कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स को, या हम कहें रीसेंट रिकॉर्ड्स को अप्लाई करके उससे प्रोबेबिलिटी सिस्टम को और मजबूती मिलती। जैसे मैं कहता हूं कि सर लास्ट 10 सालों में मैंने 5 किलो माल भी देखा, 8 किलो माल भी देखा, 10 किलो माल भी देखा। इसके 15% चांस है, इसके 45% चांस है, वाइस वर्सा। ये इसके बेस पे अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो दैट इज द डिसीजन ट्री, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन क्या अगर मुझे डिसीजन समर सीजन के लिए लेना है, और समर सीजन पिछले 10 सालों के अंदर भी आया होगा, लेकिन उसमें विंटर भी घुसा हुआ है, ऑटम भी घुसा हुआ है, तो क्या उस सारे आंकड़ों को केवल समर सीजन के लिए लगा देना काफी? वो एक एवरेज रिकॉर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर डॉक्टर ने ये कहा कि हमारे हॉस्पिटल के यहाँ पर 15% चांस होते हैं कि पेशेंट ना बचे, और मैं एक पेशेंट ला रहा हूं जिसका ट्रीटमेंट होना है कैंसर का, वो भी अंतिम चरण पे, तो माय डियर इट इज इनकरेक्ट टू से दैट कि ये 15% चांस इस पेशेंट के ऊपर लागू हो पाए, क्योंकि आप एवरेज रिकॉर्ड्स को किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रिकॉर्ड से अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी केस इज वेरी सब्जेक्टिव केस। यू नो दैट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, आप समझते हैं? सब्जेक्टिव किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन आया EOQ इज
number 2, 2AO, and answer number 3, root of 3AO divided by C. Which one? You know that. Everyone having a right answer and the right answer is it. It means किसी के भी आंसर देने के अंदाज में कोई फर्क नहीं. That is objective. But क्वेश्चन आया EOQ is, आपका आंसर 40 शब्दों में होना चाहिए. Now that answer is subjective. That means कि एक ही बीमारी का इलाज हर पेशेंट के साथ अलग अलग हो सकता है. तो मैंने कहा कि अगर सर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को आप आने वाले किसी एक रिकॉर्ड के ऊपर लगा के उसका भविष्य बता देंगे, तो ये एक अपने आप में गलती भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आपने रिकॉर्ड इकट्ठे करे हैं वो एक एवरेज रिकॉर्ड. दैट रिकॉर्ड इंप्लाइज एवरीथिंग. उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हैं. जैसे मैंने बताया आपको कि पिछले 4 सीजन थे, चारों सीजन्स को हमने उसके अंदर डाल दिया और तब जाकर के हमने ये भविष्यवाणी की पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ. लेकिन मैं विंटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि विंटर में क्या होगा. तो ये 10 साल के रिकॉर्ड जो चारों सीजन के थे उसके ऊपर अप्लाई करना गलत हो जाए. तो यू शुड रिकॉर्ड कि केवल आप विंटर के ही रिकॉर्ड को उठाते. दूसरी बात, तो खाली विंटर के ही रिकॉर्ड्स अगर मैं उठा लेता हूं पिछले 10 सालों में और आने वाले इस साल के अंदर कुछ मैं प्रेडिक्शन करता हूं, तो ये भी गलत हो सकता है. अब आप कहेंगे क्यों? वाई? क्योंकि पिछले 10 साल आने वाले इस रिसेंट ईयर के माइट भी बराबर हो एंड माइट भी नॉट. क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ और जो अब होने जा रहा है हो सकता है वो वैसा ही हो, क्योंकि फोरकास्टिंग इज अ ब्रिज ओवर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड. लेकिन ये भी कहना हर बार गलत हो सकता है कि हमेशा जो हुआ है वही होगा. पिछले 10 सालों में कुछ रिकॉर्ड्स हमारे, कुछ कस्टमर्स हमारे बहुत बैड रहे हैं, तो क्या वो अब फ्यूचर में बैड रहेंगे? उन्हें बंद कर दिया जाएगा? हो सकता है कि उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए और उनका एक्सीलेंस काफी ऊपर चला जाए. कुछ लोगों से आपकी बहुत दुश्मनी होती है, कुछ समय बाद वही इतने घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, और कुछ पिछले सालों में बड़े घनिष्ठ मित्र रहे हों और पता नहीं कि अब उनके बीच में ऐसी दरार के खाई आ गई, अब बहुत ज्यादा मित्रता टूट गई, शत्रुता बन गई. तो एवरी टाइम हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट रिकॉर्ड एज अ बेसिक रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर. तो सिमुलेशन ने एक तरीका बनाया. सिमुलेशन ने कहा सर किसी भी चीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज EOQ, तो आप बताते हैं उसका फॉर्मूला होता है, टेक्निक. आपसे पूछा जाए कोई भी चीज, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? सिस्टम टेक्निक. वो टेक्निक है. वो टेक्निक अगर ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसकी कोई टेक्निक ना हो, यानी कोई सिस्टमैटिक क्वेश्चंस ना पूछ के आपसे अनसिस्टमैटिक क्वेश्चंस पूछता है, तो अनसिस्टमैटिक क्वेश्चन का आंसर देना भारी पड़ जाता है. उस केस में सिमुलेशन आगे आता है. यानी सिमुलेशन हर उस टेक्निक का आंसर दे सकता है जिसका आंसर किसी भी फॉर्मूले से निकाला नहीं जा सकता, यानी फॉर्मुलेट नहीं हो सकता. जिस क्वेश्चन को उसको ये फॉर्मुलेट कर पाए. सिमुलेशन इज अ टेक्निक इन विच यू आर प्रेडिक्टिंग. आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड एज वेल एज ऑन द रिकॉर्ड विच आर रिसेंट and according to your specific problem. आपने जो प्रॉब्लम उठाई उसके बारे में जो कुछ हुआ है वो तो आपके सामने दिया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन कुछ हम रैंडम नंबर चूज करते हैं इसके अंदर
जो रैंडम नंबर हमें आने वाले भविष्य के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। रैंडम नंबर्स का एक सिंपल मीनिंग है रैंडम। रैंडम मीन किसी भी सिस्टम से नहीं, किसी भी सिस्टम से नहीं। ओके, आप कहते हैं सर ऑडिट होता है, तो ऑडिटर क्या करता है, हर 50वीं ट्रांजैक्शन को चेक करता है। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक ऑडिटिंग है। ऑडिटर ने क्या करा, बहुत सारी ट्रांजैक्शन में से ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के चेक कर ली एट रैंडम। तो एट रैंडम में क्या होगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें सर ये आपने पहले पता था कि ऐसा होगा तो आपने वो चीज करी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था ना, मैंने कोई सिस्टम तो लगाया नहीं। तो जो रिकॉर्ड्स आप उठाएंगे वो रैंडम तरीके से उठाएंगे ताकि कुछ भी आ जाए और आपका आंसर हर तरीके से तैयार हो। इधर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए पिछले साल के रिकॉर्ड उठाए और देखा कि सेल्स कुछ इस तरीके से बढ़ती है, कुछ गिरती है, हल्की छूटती है, ये एक ट्रेंड है और ये एक पास्ट रिकॉर्ड का ट्रेंड है। लेकिन रैंडमली आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर शायद ऊपर तेजी से चली जाए, और ऐसा भी रिकॉर्ड बता सकते हैं कि ये नीचे भी चली जाए। रैंडम मीन्स कि आपका आंसर किसी सिस्टमैटिक वे से नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम भी जो है वो सिस्टमैटिक नहीं, और उसको हम बायस प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे कि आपका कोई इन्फ्लुएंस है कि आपने ये जानबूझ के आंसर दिया। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग रैंडम नंबर्स। ओके, नाउ अब फटाफट से हम जरा एक क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं और देखते हैं कि सिमुलेशन उसमें क्या हेल्प करता है। अपने बुक्स निकालें। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 1, पास डेटा ऑफ द डिमांड पर वीक इन 100 ऑफ किलोग्राम विद द फ्रीक्वेंसी इन गिवन बिलो। एक्चुअली क्या है, हमने अपनी ना डिमांड को जो कि दी हुई है किलोग्राम में, पिछले कुछ सालों में हर हफ्ते की डिमांड दी हुई है, दैट इज द पर वीक डिमांड। और ये डिमांड 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 तक दी हुई, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी यू नो दैट, प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच इज प्रोबेबिलिटी दैट डिमांड विल बी 0 की, माल बिकेगा ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी से आप कैसे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं? देखिए फ्रीक्वेंसी को